नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का तटवर्ती मैदानी प्रदेश। तटवर्ती मैदानी प्रदेश ऐसा प्रदेश जो हमारे भारतीय जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे जो तट हैं वहां पर मैदान बने हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पश्चिमी तटवर्ती मैदान और बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्वी तटवर्ती मैदान, किस तरह से क्या निर्माण हुआ है, क्या विशेषताएं, सारी जानकारी करेंगे। और ये जो क्लास है आपको जो है RSSI या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंडियन ज्योग्राफी पूछी जानी है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप क्लास लेकर देखना, पसंद आए तो लाइक करना, और कुछ सजेशन देना है तो कमेंट करके मुझे बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। ये देखो, भारत का ये जो है दक्षिणतम आकृति इस तरह की है। ठीक है, यहाँ आप देखो कि ये गुजरात है। गुजरात के कच्छ से स्टार्ट होता है तट। तट तट मतलब समुद्र का तट हो गया। तट यहाँ से गुजरात से स्टार्ट हो रहा है समुद्र। और ये देखो आप बिल्कुल महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है कच्छ। कच्छ से लेकर यहाँ पर एक स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे किनारे ये अंदर की तरफ ये देखो यहाँ पे है ना, ये ये जो तट है यहाँ पे, इसके अंदर वाला जो क्षेत्र है ना, ये अंदर वाला, ये तो प्रायद्वीप पे पठार हो गया। ठीक है, और ये जो बाहर वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ये जो है, ये क्या है आपका? तटीय मैदानी क्षेत्र। पश्चिम में है तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान, और पूर्व में है तो पूर्वी तटवर्ती मैदान। पूर्वी तटवर्ती मैदान। अब इसको भी है ना विभाजन किया है, प्रादेशिक विभाजन, तो किस तरह से किया हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला हम बात करें पश्चिम तटवर्ती मैदान के बारे में। पश्चिम तटवर्ती मैदान के बारे में, तो पश्चिम तटवर्ती मैदान, यह मैदान कच्छ से लेकर, कच्छ से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कन्याकुमारी तक विस्तृत है, समझ गए? तो ये कच्छ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे कच्छ से, और यहाँ पे कन्याकुमारी है, तो यहाँ तक ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान कहलाता है। उसके बाद मैं बात करूँ आपको, इस क्षेत्र में नदमुख का निर्माण करती है नदियाँ। इस क्षेत्र में देखो नदियाँ कहाँ से निकलती है। यहाँ पे ऊपर से दो नदियाँ निकलती है, एक तो होती है नर्मदा और एक है तापी नदी। तो नर्मदा नदी, जैसे हमने प्रायद्वीप में पठार पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो नर्मदा और तापी के बीच में है। ठीक है, और विंध्यन पर्वत श्रेणी है वो नर्मदा के ऊपर है। तो नर्मदा और तापी नदी है, यहाँ पर पश्चिम की तरफ बहती है। जल प्रवाह पढ़ेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना कि नर्मदा और तापी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है, और यहाँ पे जो है पश्चिमी घाट की ऊंचाई बहुत अधिक है, तो यहाँ से झरने की तरह यहाँ पे पानी नीचे गिरता है। ज्वार नदमुख उसे कहते हैं कि जब कोई जो है पानी जो एकदम से तीव्र हाल के साथ नीचे गिरता है, तो उसे ज्वार नदमुख कहते हैं। इस क्षेत्र में क्या करती है नदियां? नदियां क्या करती है? नदियां बनाती है, क्या बनाती है? ये बनाती है ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि पूर्वी घाट में सर्वाधिक बनता है या पश्चिमी घाट में। ये ध्यान रखना है आपको, पश्चिमी घाट में ज्वार नदमुख ज्यादा जो है आपके बनता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें, इस मैदान की जो चौड़ाई की बात करें हम, मैदान की जो चौड़ाई है, चौड़ाई है आपके 50 से 100 किलोमीटर। 50 से 100 किलोमीटर। और इसकी जो औसत चौड़ाई है, औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो लंबाई आपकी कच्छ से कन्याकुमारी तक है। चौड़ाई इसकी 50 से 100 किलोमीटर है ना मैदान की। यह तट कटा फटा है और यहाँ पर बंदरगाह निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। आपने देखा होगा कि बंदरगाह के लिए हमेशा कटा फटा तट होना चाहिए। इस समानांतर का तट तो ये हो गया है ना, कंटिन्यू तट चल रहा है। एक होता है कटा फटा इस तरह से। इसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि कटा फटा तट क्यों होना चाहिए? क्योंकि जहाज क्या है, अंदर तक आ सकते हैं।
और यहाँ से उन पे सामान लादा जा सकता है या बंदर का अच्छे से निर्माण किया जा सकता है। बंदर का निर्माण के लिए जो आदर्श दशाएं हैं वो कटा पता तट ही होता है। ठीक है, तो कटा फटा तट है यहाँ पे, तो बंदरगाह निर्माण के लिए जो है आदर्श दशाएं हैं। ठीक है, अब इस मैदान को प्रादेशिक भागों में बांटा गया है, तो इसमें पहला जो है आपके कच्छ का मैदान है। कच्छ का मैदान, इस मैदान की क्या विशेषता है? कच्छ यहाँ पे आपके गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर कच्छ के मैदान की विशेषता क्या है? इस मैदान का निर्माण सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। देखो, मैदान का निर्माण किससे होता है? सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसाद से। अब आप सोचोगे सिंधु नदी यहाँ पे कहाँ से आ गई? अभी देखो मैं बताता हूँ सिंधु नदी कहाँ से आ गई। ये आपकी है, ये यहाँ पे कश्मीर से, ये लद्दाख से, ये कश्मीर से, ये पाकिस्तान होते हुए सिंधु नदी आ रही है। ये सिंधु नदी सारी एक जगह मिल जाती है, आगे जाके ये जो पांच नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, हाँ, यहाँ पे मिल जाती है। और ये देखो सिंधु नदी आ रही है पाकिस्तान होते हुए, और यहाँ पे गुजरात के और पाकिस्तान के यहाँ पे डेल्टा बनाती है, और यहाँ गुजरात में जो है, गुजरात से सटा हुआ इलाका है कच्छ वाला, तो यहाँ पे जो है सेडिमेंट जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से इस मैदान का निर्माण, ठीक है, इस तरह से जो है सिंधु नदी द्वारा, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी का अपन लगान सोचेंगे भी नहीं, भाई जिन्होंने पढ़ा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे अगर तुक्का भी लगाएंगे ना कि कच्छ का मैदान का निर्माण कौन सी नदी के निक्षेपण से हुआ है, तो वो सिंधु नदी का तो कहीं सोचेंगे ही नहीं, ऑप्शन में सिंधु नदी देखते काट देंगे। तो काट देंगे क्योंकि सोचेंगे यार सिंधु नदी तो वहां है, ये कच्छ से गुजरात से क्या मतलब है। लेकिन देखो यहाँ पर सिंधु नदी द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है, तो ये ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। सिंधु नदी द्वारा लाए गए निक्षेपण से होता है। यह चौड़े और समतल मैदान है, समतल मैदान है, समतल मैदान है। इस मैदान की मृदा में उच्च लवणता पाई जाती है। उच्च लवणता मतलब यहाँ की जो मिट्टी है वो खारी है, उच्च लवणता पाई जाती है ना। इस मैदान में उच्च लवणता पाई जाती है, और ये है ना, कृषि के लिए बताओ फिर क्या है, कृषि के लिए उपयोगी है या नहीं? कृषि के लिए उपयोगी, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। ये खारी मिट्टी है ना, तो खारी मिट्टी में खेती तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपके कच्छ का मैदान। देखो, ये हो गया आपके कच्छ का मैदान। ये दूसरा है, ये है काठियावाड़ का मैदान। क्या है यहाँ पे? काठियावाड़, ये जो जगह है, ये है काठियावाड़ का मैदान। काठियावाड़ के मैदान की भी हम बात कर लेते हैं, हटा देते हैं एक बार। काठियावाड़ का मैदान मैप से मैं बना के और समझा देता हूँ आपको। काठियावाड़ का मैदान, काठियावाड़ का क्या मैदान है, इसमें क्या विशेषता है कि इसका निर्माण जो है मांडव पहाड़ियों से निकलने वाले नदियों द्वारा होता है। पांडव पहाड़ी मैंने कल बताया था ना, वहां पे तीन पहाड़ी है, गिर, पांडव, और एक और बताई थी, कौन सी पहाड़ी बताई थी आपको जो गुजरात में यहाँ पे निकलने वाली थी? एक तो गिर बताई थी, एक मांडव बताई थी, और एक और पहाड़ी बताई थी मैंने आपको। तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताना कि कौन सी पहाड़ी बताई थी, अगर आपने कल की क्लास ली है तो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप वो पहाड़ी का नाम मुझे बताएंगे। ठीक है, मांडव पहाड़ी से, ये तो वीडियो के अंत में मैं बता देता हूँ चलो, निकलने वाली नदियों द्वारा निक्षेपण से होता है काठियावाड़ का मैदान का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ की जो भूमि है वो लवणीय नहीं है, तो ये जो है कृषि के लिए उपयोगी है, कृषि के लिए उपयोगी है। मतलब आपके बात बताऊं कि कच्छ का मैदान है वो आपके कृषि के लिए अनुपयोगी है, और काठियावाड़ का मैदान है वो कृषि के लिए उपयोगी है। तीसरा है जो यहाँ तक गुजरात आता है, यहाँ तक गुजरात का पार्ट आता है। पहला हो गया कच्छ का मैदान, दूसरा हो गया काठियावाड़ का मैदान, तीसरा जो है यहाँ पे आ जाता है गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान, गुजरात का मैदान। ठीक है, गुजरात के मैदान की बात करो, ये मैदान दक्षिणी गुजरात में स्थित है। लोकेशन कहाँ है इसकी? दक्षिणी गुजरात में, दक्षिणी गुजरात में स्थित।
ठीक है, इन मैदानों का निर्माण में कौन कौन सी नदियां सहायक हैं? इसमें नदियां हैं, देखो, साबरमती। साबरमती के सेडिमेंट्स आते हैं इसमें। माही नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। इन नदियों द्वारा इसका जो है निर्माण हुआ है। यह मैदान चौड़े हैं और कृषि के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, कृषि के लिए उपयोगी हैं। मैंने आपको बताया था पहली क्लास के अंदर कि जो नदियां अपने सेडिमेंट्स लेके आती है और वहां जमाव करती है, तो वो क्षेत्र जो है उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, उपजाऊ हो जाता है। अब लेकिन जैसे हमारे राजस्थान में हम बात करें कि लूणी नदी, और गुजरात में हम बात करें कि ये कच्छ का जो मैदान है, तो गुजरात में ये लूणी नदी गुजरात में ही जाती है, कच्छ में है ना, तो यहाँ पे जो है लवण की मात्रा अधिक हो जाती है, खारी हो जाती है भूमि। तो यहाँ पर जो है उत्पादन जो है हो नहीं पाता। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ है। तो गुजरात का मैदान हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बार नक्शा बना के समझा देता हूँ कौन कौन सा मैदान कैसे है। ये देखो आपका, ये पश्चिमी तट हो गया। ठीक है, पश्चिमी तट हो गया। ये हो गया आपके क्या, कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान, गुजरात का मैदान। ठीक है, फिर हम आते हैं तो 4 नंबर पे कोंकण का मैदान, 5 नंबर पे कन्नड़ का मैदान, 6 नंबर पे आपके मालवार का मैदान। ठीक है, इस तरह से कच्छ का मैदान, काठियावाड़, है ना, काठियावाड़। इसके बाद है गुजरात का मैदान। 4 नंबर पे क्या है, कोंकण का मैदान, कोंकण का मैदान। 5 नंबर पे क्या है, कन्नड़ का मैदान। 6 नंबर पे क्या है, मालाबार मैदान। ये हो गया आपके पश्चिमी तट। इसको मैं मिटा दूं इधर से थोड़ा सा, पूर्वी मैदान पढ़ेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा आपके। ठीक है, ये है आपके पश्चिमी मैदान की बात। 3 मैदान हमने अभी तक पढ़ लिए। ठीक है, तीनों मैदान में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। इसके आगे हम 4 नंबर पे जो मैदान है, कोंकण का मैदान, के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है ये? ठीक है, अब देखो 4 नंबर पे क्या है। 4 नंबर पे है आपके कोंकण का मैदान। कोंकण मैदान, इसके बारे में क्या विशेषता है? इसके बारे में विशेषता देखो, इसकी विशेषता है कि ये गोवा और महाराष्ट्र में, पहली बात तो गोवा प्लस महाराष्ट्र, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें क्या है कि यह मैदान मुख्यतः महाराष्ट्र और गोवा में स्थित है। यह सकड़ा पथरीला मैदान है। क्या है? सकड़ा, मतलब चौड़ाई कम है इसकी, वह पथरीला भी है। अब पथरीला है तो खेती होगी क्या, बताओ? नहीं होगी। ठीक है, उ- पथरीला है, अब पथरीला है तो फिर उबड़ खाबड़ भी होगा। उबड़ खाबड़ मैदान है ना। इस मैदान में आम, काजू और नारियल की खेती की जाती है। ठीक है, ये जो है आम, आम काजू नारियल की खेती की जाती है। मानसून से पहले जो वर्षा होती है ना, मानसून पूर्व वर्षा, मानसून आने से पहले जो वर्षा होती है, उसे यहाँ पे कहते हैं आम्र वर्षा। मतलब आम काफी मात्रा में उगते हैं, इसलिए आमों के लिए ये जो बारिश होती है मानसून से पहले की, वो बहुत फायदेमंद होती है, इसलिए आम्र वर्षा कहते हैं। अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको क्लियर बता दूं, एनसीईआरटी है आपकी, एनसीईआरटी में जो आम्र वर्षा है, कई बच्चे डाउट कर रहे होंगे, तो आम्र वर्षा एनसीईआरटी में दे रखा है कर्नाटक में होती है, और बाकी अन्य किताबों में मानसून पूर्व ये कोंकण तट पे दे रखा है, महाराष्ट्र गोवा वाले क्षेत्र में। तो आपको मैं बात बताऊं, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। अब ये बारिश है, अब ऐसा फिक्स तो है नहीं कि बारिश कहाँ कहाँ से कहाँ हो जाती है। ठीक है ना, तो मानसून से पहले जो बारिश है, देखो,
आपको गोवा और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। अब गोवा तो देखो छोटा सा इलाका है, छोटा सा राज्य है। यहाँ से लेके ये गोवा कोंकण तट मान लो। अभी कर्नाटक स्टार्ट हो गया, तो कर्नाटक यहाँ पर भी है ना आम की खेती की जाती है। इस वाले क्षेत्र में भी आम की खेती की जाती है। अब मानसून से वर्षा होती है, ये मानसून आता है, मानसून से पहले जो बारिश होती है तो आपके इस वाले क्षेत्र में होती है, पर्टिकुलर इस वाले घाट में। अब ऐसे तो नहीं कि हाँ ये गोवा है, ये कर्नाटक है, बारिश को थोड़ी ना पता है। तो बारिश को थोड़ी ना पता है, तो कर्नाटक में भी हो जाती है, गोवा में भी हो जाती है इधर। और यहाँ पे जो है आम की खेती होती है, तो आम के लिए फायदेमंद होती है, तो कर्नाटक में आम वर्षा भी कहते हैं, इधर गोवा में मतलब आम आम के लिए फायदेमंद रहती है, इसलिए इसे एनसीईआरटी में, जैसे मान लो पहले कभी एनसीईआरटी के अनुसार जिसे दे रखा है, वहां पर पहले कर्नाटक में होती होगी, लेकिन अब थोड़ा सा जलवायु भी परिवर्तन हो रहा है, तो इस हिसाब से वहां पे भी वर्षा पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं है, तो ये पश्चिमी तट पर आम वर्षा होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सी चीज, ठीक है। उसके बाद आता है 4 नंबर हमने पढ़ लिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, कन्नड़ तट। तो कन्नड़ तट के बारे में पढ़ेंगे, कन्नड़ तट कहाँ पे होता है, ठीक है। 5 नंबर, कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, कन्नड़ तट आपके कहाँ पर है? सिंपल सी बात है, कन्नड़ तट है आपके कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है। ये भी सकड़े मैदान है, सकड़े मैदान है, ठीक है। और यहाँ पर जो पश्चिमी घाट से गिरने वाली नदियां हैं जलप्रपात बनाती हैं। नदियों द्वारा, नदियों द्वारा यहाँ पे वाटरफॉल, जलप्रपात बनाया जाता है, ठीक है। नदियों द्वारा क्या बनाया जाता है? जलप्रपात बनाया जाता है। इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां जलप्रपात बनाती है, उनके बारे में लिख लेते हैं। शरावती नदी है, शरावती नदी है ना। दूसरा आपके मैं बताऊं आपको, शरावती नदी है, ये जो, इसको ऐसे लिख दो या ऐसे भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा शरावती। तो यहाँ पर जो जलप्रपात बनाती है उसे बोलते हैं जोग जलप्रपात। और ये बहुत खूबसूरत देखने को मिलता है जोग जलप्रपात। मतलब पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत शानदार जलप्रपात देखने को मिलता है अपने ये इधर पश्चिमी घाट की तरफ, ठीक है। इस क्षेत्र में शरावती नदी जोग जलप्रपात बनाती है। नेक्स्ट देखो, जोग फॉल। जोग फॉल को, जोग फॉल को गेरोसोपा, ये देखो अलग से फैक्ट है थोड़ा सा, गेरो सोपा या अन्य इसके नाम है अलग से, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। तो जोग फॉल है ना, जो जोग फॉल, इसको मतलब जो जोग जलप्रपात है इसे महात्मा गांधी या फिर गेरोसोपा जलप्रपात भी कहते हैं। ये एक चीज है जो ध्यान रख लेना, ऑप्शन में जब महात्मा गांधी या गेरोसोपा जलप्रपात आ जाए तो का ध्यान रखना। इस क्षेत्र में मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसे कहते हैं चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, ठीक है। ऊपर जो बताया था मैंने मानसून पूर्व वर्षा जो थी आपके कोंकण तट में, उसे कहते थे आम्र वर्षा। और जबकि हम बात करें कन्नड़ तट में मानसून पूर्व वर्षा होती है, उसे कहते हैं चेरी ब्लॉसम, ठीक है। यह जो बारिश होती है वो आम के लिए इम्पोर्टेंट थी, और तो ये वाली वर्षा है किसके लिए? कॉफी की खेती के लिए, कॉफी की खेती के लिए चेरी ब्लॉसम लाभदायक होती है। और यहाँ पे एक चीज देखो, एनसीईआरटी में वही वाली चीज है, वही वाली चीज है जो मैं आपको बताया था, आम वर्षा कर्नाटक में भी कहते हैं, तो उसको एनसीईआरटी में है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि चेरी ब्लॉसम कॉफी की खेती के लिए कन्नड़ तट में होती है। अब एनसीईआरटी में क्या दिखा कि चेरी ब्लॉसम जो है केरल में कहा जाता है, ठीक है। तो वही बात है कि कर्नाटक से लगता हुआ क्षेत्र ये भी है, तो यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसको इसलिए कह देते हैं, ठीक है? ऐसा कोई वो नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चन, अब आप सोच रहे हो एग्जाम में क्या करना है, तो एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं विवादित वो आते नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, विवादित क्वेश्चन आते नहीं, अगर आएंगे भी तो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, फिर या तो केरल दिया जाएगा या कर्नाटक दिया जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार तट की क्या कहानी है? मालाबार तट है, इसको कहते हैं, है मैदान, कहाँ पर है?
सबसे पहले तो केरल, इस जगह पे देखो, आपको मैं मालाबार तट, ये केरल वाले क्षेत्र में है। ठीक है, केरल वाले क्षेत्र में, है ना। यह चौड़ा मैदान है, बाकी सब सकड़े थे, यह क्या है, चौड़ा मैदान है, चौड़ा मैदान है। ठीक है। समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की जाती है। देखो इसकी विशेषता क्या है कि समुद्र तल से नीचे, समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की जाती है। मतलब यहाँ पे निम्न भूमि है, तो यहाँ पे निम्न भूमि में चावल की खेती की जाती है, तो इसलिए समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की जाती है। मालाबार तट के पास बहुत सी लेगून झील भी हैं। यहाँ पे जो झीलें बनी हुई हैं, लेगून झील कहते हैं इसे, लेगून झीलें। मालाबार तट के वहाँ पे लेगून झीलें कहते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या नाम दे रखा है इनका, स्थानीय भाषा में नाम है क्या है, स्थानीय भाषा में क्या नाम है इनका, तो स्थानीय भाषा में इनका नाम है क्याल, है ना। बहुत सारे क्याल बने हुए हैं, लेगून झीलों को क्याल कहते हैं। लेगून क्या होता है वो आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। जैसे इस झीलों के नाम लिख लो पहले। वेम्बनाड झील, काफी सुना होगा इसके बारे में, वेम्बनाड झील। ठीक है। अष्टमुडी झील, अष्टमुडी झील। ठीक है। वेम्बनाड झील को पुन्ना मादा कयाल भी कहते हैं। ये झील में हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी या नौका दौड़ होती है। इस झील में मैं आपने क्या बोला कि ये फेमस क्यों है, ये क्योंकि यहाँ पे हर साल है ना नौका दौड़ होती है, मतलब नावों की रेस होती है। नाव नहीं होती, नावों की रेस होती है यहाँ पे वेम्बनाड झील में, और उसमें जो ट्रॉफी दी जाती है वो नेहरू ट्रॉफी कहलाती है, नेहरू ट्रॉफी। तो यहाँ की झील है जो है आपकी लेगून। ठीक है। अब मैं बताता हूँ लेगून क्या होते हैं। लेगून देखो, लेगून में आपको बताता हूँ, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये आपका कोई तट है, ठीक है, तटीय क्षेत्र है, इस तरह से तो होता है ये थोड़ा। अब ये जो, ये धरातल हो गया, ये समुद्र हो गया, ये क्या हो गया, धरातल हो गया, ये क्या हो गया, सागर या समुद्र हो गया। ठीक है। तो यहाँ जो पानी है, यहाँ टक्कर मारता है ना, टक्कर मारता है, और जो सेडिमेंट्स होते हैं ना उनको ऐसे जमा करता रहता है यहाँ पे, कैसे, यहाँ जमा करता रहता है, इस तरह से यहाँ पे किनारे से इस किनारे जमा होते रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, दोनों किनारे के जो सेडिमेंट्स हैं मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। अब ये जो है ना निम्न क्षेत्र, यहाँ भर जाता है क्या, आपके पानी, ये पानी भर गया। इस तरह की जो झीलें बनती है ना उसे कहते हैं लेगून, है ना। इसे क्या कहते हैं, लेगून। आगे समझ में। तो यहाँ पर इन झीलों में क्या होता है, आपके वेम्बनाड झील में नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ठीक है। ये हो गया आपके पश्चिमी तट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करेंगे पूर्वी तट की। ठीक है, और नहीं समझ में आया हो या कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो मैं आपको जो है चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो अपन पढ़ेंगे क्या, पूर्वी तट, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ये मानो कि मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो अपन मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तो किस तरह से बच्चों को समझ में आने वाला है, तो मेरे को ये सारी चीज़ें ध्यान है। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे पूर्वी तट। पूर्वी तट भी ये मैदान है ना, सुनरेखा नदी से कन्याकुमारी तक है। जैसे वो कच्छ से कन्याकुमारी तक था, तो पूर्वी मैदान कहाँ से कहाँ तक है, ये भी आपके जो है स्वर्णरेखा नदी है, और वहां से कन्याकुमारी तक है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान को भी नक्शे से समझेंगे अभी आगे। थोड़ा सा इसके बारे में सामान्य विशेषताएं पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है। ये सबसे पहले तो है आपकी स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी। ठीक है। इसकी क्या विशेषता है कि ये नदियां जो है, ये जो नदियां हैं वो पश्चिमी घाट की नदियां क्या बनाती थी, ज्वार नद,
और ये वाली जो नदियां हैं वो बनाती हैं आपके डेल्टा। डेल्टा, अब डेल्टा के लिए आदर्श दशाएं क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मैंने क्या बताया था, पश्चिमी घाट ऊंचा है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचा है, तो ऊंचाई से गिरती है तो वहां पे जो है ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है। और जो नदियां हैं इधर पूर्वी घाट की, ये है बिल्कुल धरातल पर, धरातल पर है तो यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। डेल्टा क्या होता है वो भी मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा मैं बता देता हूँ। ठीक है। इस मैदान की चौड़ाई, अब बताओ समतल मैदान में तो चौड़ाई ज्यादा होगी कि कम होगी? चौड़ाई हमेशा इसकी ज्यादा है पूर्वी घाट की तुलना में ना, किलोमीटर। चौड़ाई 100 से 200 150 किलोमीटर है। ठीक। यहाँ पर बंदरगाहों के लिए, बंदरगाह के लिए पर अनुकूल परिस्थिति, मैंने क्या बताया था आपको? पश्चिमी घाट में अनुकूल परिस्थितियां हैं, यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कट है ये जो तट है, कटा फटा नहीं है ना। तो यहाँ पे जो डेल्टा से क्या है, गाद वगैरह भरा तो जहाज अंदर तक नहीं आ पाता। इस नदियों के आधार पर इस मैदान को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो है उत्तरी सरकार तट, एक है कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट और है एक कोरोमंडल तट। अब अपन नक्शा बना लेते हैं। ये देखो, इधर थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ रफली, पूर्व का अच्छा बना रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है आपके, ये आपकी स्वर्णरेखा नदी, ये आपकी कन्याकुमारी। ठीक है। ये आपकी कृष्णा नदी, ये देखो स्वर्णरेखा नदी, ये आपकी कृष्णा नदी। ठीक है। अब देखो इसमें, तो ये जो भाग है, ये है उत्तरी सरकार तट, और ये जो नीचे वाला भाग है वो है कोरोमंडल तट। पूरे को कोरोमंडल तट कहते थे। कोरोमंडल तट। अब इसमें भी है ना, दो भागों में बांटा गया है। एक तो यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से। इसको कहा गया है आंध्रा का मैदान। आंध्रा का मैदान और ये जो है आपके तमिलनाडु का मैदान, दोनों कोरोमंडल तट में आते हैं। ठीक है। और इसको जो कहा गया है उत्तरी सरकार तट, यहाँ पे जो मैदान है इसे कहा गया है उत्कल का मैदान। ठीक है। अब देखो, आ गया समझ में? ये भाई स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक है। ठीक है। स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो उत्तरी सरकार तट, एक है कोरोमंडल तट। अब उत्तरी सरकार तट में मैदान का जो नाम है वो है उत्कल तट। ठीक। और कोरोमंडल तट में जो मैदान का नाम है, दो मैदान है, एक तो आंध्रा का मैदान और एक है आपके तमिलनाडु का मैदान। के बारे में अब लिखते हैं, उत्तरी सरकार तट क्या है। उत्तरी सरकार तट, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये स्वर्ण रेखा नदी से कृष्णा नदी के बीच में फैला हुआ है। ठीक है। यह मुख्यतः उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बात है वाले क्षेत्र। कहाँ पे? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये वाला क्षेत्र में। ठीक है। उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोरोमंडल तट की। कोरोमंडल तट की बात करते हैं तो यह कहाँ से कहाँ तक, स्वर्ण रेखा से कृष्णा तक आ गया वो, और ये कृष्णा से कन्याकुमारी तक हो गया। ठीक है। कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच में। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अब प्रादेशिक आधार पर इस मैदान को तीन भागों में बांटा गया है। वो मैंने भाग भी आपको बता दिए कौन सा गया है। ठीक है।
तीन भाग कौन कौन से? पहला भाग है आपके उत्कल का मैदान। उत्कल का मैदान। उत्कल के मैदान की हम बात करते हैं विशेषताओं की। यह है कि ये उड़ीसा में है। सबसे पहली चीज क्या है? ये क्या है? उड़ीसा में है ना। इस मैदान का निर्माण महानदी नदी है। कौन सी नदी ने किया है? महानदी नदी ने। किस नदी ने किया है? महानदी किया है। ये देखो, है ना? ये महानदी आ रही है इधर से। ये इस जगह पे है आपके उत्कल का मैदान। ठीक है, आया समझ में? ये विशेषता है, और बताओ मैं आपको। महानदी ने इसका निर्माण किया है। इस तट क्षेत्र के पास चिल्का नामक भारत का सबसे बड़ा लेगून। चिल्का झील। लेगून मैंने बता दिया, तो यहाँ पे जो लेगून है उसका नाम है चिल्का। भारत का सबसे बड़ी लेगून है। लेगून, ध्यान रखना इसी। ठीक है, चिल्का झील जो इस तटवर्ती क्षेत्र के पास व्हीलर द्वीप भी है। व्हीलर द्वीप। ठीक। इस द्वीपीय क्षेत्र में भारत में मिसाइल का, अब व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप में क्या होता है? मिसाइल का प्रशिक्षण होता है, परीक्षण केंद्र है ये। क्या है? मिसाइल परीक्षण केंद्र। मिसाइल परीक्षण केंद्र। ठीक है, जो भी मिसाइल भारत छोड़ता है तो यहाँ पे जो है इसका टेस्ट किया जाता है व्हीलर द्वीप से। ध्यान रखना। इस तट के उत्तरी भाग में, इस तट के उत्तरी भाग में देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। इस तट के उत्तरी भाग में चांदीपुर तट है। क्या है? चांदीपुर तट। चांदीपुर तट है। अब चांदीपुर तट का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि यहाँ पे चांदी मिलती है। चांदीपुर तट नाम है। मतलब जब ज्वार आता है ना, ज्वार, तो यहाँ पर है ना, ये तट के यहाँ काफी पीछे तक ज्वार आ जाता है, क्योंकि ये निम्न भूमि है। चांदीपुर तट क्या है? निम्न भूमि है, तो अंदर तक काफी पानी आ जाता है ना। अब यहाँ पर एक बालासेर नामक जगह है। सॉरी, बालेसेर। बालेश्वर नाम की जगह है, जो ये है जो मिसाइल नगरी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब देखो, मैं आपको बताऊं, उत्कल मैदान की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो देखो। कलर चेंज कर। ठीक है, तो ये मैदान जो है उड़ीसा में है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो नदी है इसका निर्माण करती है वो है महानदी नदी। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है, महानदी निर्माण करती है। यहाँ पे एक चिल्का झील पाई जाती है, जो कि आपकी सबसे बड़ी लेगून झील है ना, सबसे बड़ी लेगून झील है। यहाँ पर एक किनारे पे एक द्वीप है, उसका नाम नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो क्या है? मिसाइल परीक्षण केंद्र है। उत्तरी भाग में चांदीपुर तट है, जहाँ पे निम्न ज्वार अंदर तक आ जाता है। मतलब निम्न भूमि है तो ज्वार अन्य अंदर तक आ जाता है। बालासेर एक जो है, एक शहर है या कुछ स्थान है जो कि मिसाइल नगरी फेमस है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी सरकार उत्कल का मैदान। अब है आंध्रा का मैदान। आंध्रा का मैदान की क्या विशेषता है, वो हम देखते हैं। आंध्रा का मैदान। आंध्रा का मैदान। आंध्रा का मैदान क्या है? यहाँ पे ये मैदान कौन कौन सी नदियाँ निर्माण करती है? तो ये है आपके गोदावरी और आपके कृष्णा नदी। गोदावरी और कृष्णा नदी पे आपके, ये देखो गोदावरी नदी है। आंध्र के मैदान गोदावरी नदी, और ये आपकी कृष्णा नदी। ये जो वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये है आपके आंध्र का मैदान। ठीक है, आंध्र का मैदान। इन नदियों के डेल्टा के क्षेत्र में कोलेरू नामक मीठे पानी की झील है। यहाँ पे कौन सी झील है? वहां थी चिल्का झील, और यहाँ पर है आपके कोलेरू। कोलेरू झील जो कि कौन सी है? मीठे पानी की। चिल्का झील क्या थी? खारे पानी की। ठीक है, इस तटवर्ती क्षेत्र के दक्षिण भाग के पास पुलिकट नामक लेगून भी। एक और है दक्षिणी भाग में पुलिकट नामक लेगून। लेगून है ना, हमेशा खारे पानी की होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है? समुद्र का पानी रहता है ना।
पुलिकट झील के अंदर, अब इस पुलिकट झील की बात करें, पुलिकट लेगून में श्री हरिकोटा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? श्री हरिकोटा। नाम सुना होगा आपने, श्री हरिकोटा द्वीप है, जहां भारत का रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अभी जो चंद्रयान 3 गया था वो यहीं से तो गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अंतरिक्ष में जो भी भेजे जाते हैं सैटेलाइट्स, वो यहीं से भेजे जाते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है, मतलब है ना रॉकेट। तो यहाँ से जो है मिसाइलें, जो है आपके रॉकेट सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। वो था परीक्षण केंद्र, वहाँ टेस्ट किया जाता है, भेजे यहाँ से जाते हैं, ठीक है। राइट। ये हो गया आपका आंध्रा का मैदान। अब आता है आपके तीसरा, का नाम है तमिलनाडु का मैदान। तमिलनाडु का मैदान, इसकी क्या विशेषता है? ये तमिलनाडु का मैदान, इसकी विशेषता यह है कि ये जो है आपके कावेरी नदी द्वारा निर्मित है। कावेरी नदी द्वारा, ठीक है, निर्मित। इस यहाँ पर कौन सी खेती की जाती है? चावल की खेती। चावल की खेती की जाती है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा, ठीक है। ये क्षेत्र में शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है। इसमें देखो वर्षा कहाँ से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून। पूरे इंडिया में होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है बारिश होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। मतलब यहाँ से जो हवाएं जाती है ये है दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, और ये उत्तर से हवाएं आती है वो है उत्तर पूर्वी। तो ये जो है हम जलवायु वाला जब चैप्टर करेंगे तो और डिटेल में समझाऊंगा। बस इतना ध्यान रखना, तमिलनाडु वाला जो तटवर्ती क्षेत्र है, तमिलनाडु का मैदान है, यहाँ पे जो बारिश होती है वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है। ये हो गया आपके मैदानी, तटवर्ती मैदानी क्षेत्र। अब इसमें मैं एक चीज आपको अलग से लिखवा देता हूँ, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, महानदी, ठीक है। एक है गोदावरी प्लस कृष्णा, ठीक। अब एक है कावेरी नदी। महानदी बनाता है उत्कल का मैदान, कृष्णा गोदावरी बनाता है आपके, कृष्णा गोदावरी कौन सा बनाता है आपके? कृष्णा गोदावरी बनाता है आपके आंध्रा का मैदान। कावेरी नदी बनाती है आपके कौन सा मैदान? तमिलनाडु का मैदान। पहली चीज, ठीक है। उत्कल का मैदान जो है, यहाँ पर उत्कल का जो मैदान है यहाँ पर पाई जाती है आपकी चिल्का झील। आंध्रा का मैदान है, आंध्रा का मैदान में आपके जो है चिल्का झील, बता देता हूँ, लिख लिया ना आपने, मिटा दो इसको। चिल्का झील, चिल्का झील पाई जाती है खारे पानी की भारत की सब। यहाँ पे है व्हीलर द्वीप, यहाँ से मिसाइल का जो है टेस्टिंग की जाती है ना, बालासिर नामक जगह जो कि मिसाइल नगरी के नाम से फेमस है। ये हो गया उत्कल का मैदान। आंध्रा का मैदान की हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपके झील पाई जाती है। कौन सी झील पाई जाती है यहाँ पर? पुलिकट, पुलिकट झील पाई जाती है। पुलिकट झील के पास है श्री हरिकोटा द्वीप, जहाँ से रॉकेट प्रशिक्षण किए जाते हैं ना, रॉकेट प्रक्षेपण किए जाते हैं।
है ना, सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है। उसके बाद है कावेरी। कावेरी नदी है तमिलनाडु का मैदान, यहाँ चावल की खेती के लिए फेमस। तो ये हो गया आपके पूर्वी मैदान। तो पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान दोनों कंप्लीट हो गए आपके, है ना। तो समझ में नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है, बाकी आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। इतना इजी तरीके से आपको कहीं पे भी क्लास नहीं। अब इसके बाद में हम करेंगे द्वीपीय समूह प्रदेश, जिसमें हम देखेंगे तटीय द्वीप और दूरस्थ द्वीप। ठीक है। इसमें हम लक्षद्वीप देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप देखेंगे, दमन द्वीप, और ये जो छोटे 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 जो द्वीप है ना, ये जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। इसके बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। हम देख रहे थे द्वीपीय समूह प्रदेश। द्वीपीय समूह प्रदेश में मैं बात करूं कि भारत के जो द्वीप हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहली तरफ है तटीय द्वीप, जो तट से लगते हुए द्वीप हैं वो तटीय द्वीप, और एक है दूरस्थ द्वीप। दूरस्थ द्वीप मतलब जो तट से थोड़े से दूर हैं, वह वाले द्वीप। तो तटीय जो द्वीप हैं, तो तटीय द्वीप भी दो तरीके से हैं। इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है कांपीय द्वीप, कांपीय द्वीप, और एक है आपके पथरीले द्वीप, पथरीले द्वीप, है ना। और दूरस्थ द्वीप की बात करूं मैं तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है आगे चलकर। एक तो है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वाले द्वीप, ज्वालामुखी से निर्मित है ना पर्वतीय द्वीप। और एक है प्रवाल द्वीप। क्या होते हैं ये अभी हम चर्चा करते हैं आगे। ठीक है ना। तो द्वीप है जो दो तरह से बांटे गए हैं, एक तो है तटीय द्वीप, एक है दूरस्थ द्वीप। तटीय द्वीप भी दो तरह से बांटे गए हैं, कांपीय द्वीप और दूसरा है आपके पथरीले द्वीप। दूरस्थ द्वीप भी ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप हैं और एक प्रवाल से निर्मित द्वीप, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं इसमें पहला कांपीय द्वीप। कांपीय द्वीप क्या होते हैं? कांपीय द्वीप, कांपीय द्वीप के बारे में हम चर्चा करते हैं कि यह द्वीप मुख्यतः पूर्वी तट के पास पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी तट के पास मुख्यतः पाए जाते हैं, तटीय प्रदेश के पास पाए जाते हैं, है ना। जैसे हुगली नदी के किनारे मुहाने पर जो द्वीप है, एग्जाम्पल देखो इसका। हुगली नदी है, हुगली नदी कहाँ पे? आपके यहाँ पे पश्चिम बंगाल में यहाँ से आती है ना। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे जो द्वीप है उसका नाम है सागर द्वीप। सागर द्वीप। ठीक है। उसके बाद हम बात करें महानदी, महानदी और ब्राह्मणी नदी, इन दोनों के जो डेल्टा है वहां पर द्वीप है, उस द्वीप का नाम है शॉर्ट द्वीप। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य में जो है, भारत व श्रीलंका के मध्य में उस द्वीप का क्या नाम है? भारत और श्रीलंका के बीच आदम सेतु या राम सेतु, जिस पे अभी मूवी भी बनी है ना अक्षय कुमार की, आदम सेतु या राम सेतु। ठीक है। इसके बाद जैसे रामेश्वरम, रामेश्वरम, यहाँ पे है पंबन द्वीप। ये सब कहाँ पे द्वीप है? मतलब नदियों द्वारा निर्मित जो नदियां जो निक्षेपण अवसाद लेकर आती है, उनसे द्वारा जो जमाव हो जाता है तो वो द्वीप का आकार ले लेता है। मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप, मन्नार की खाड़ी आपके श्रीलंका के पास, देखो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी इस जगह पे। तो यहाँ पर जो है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे कौन कौन से द्वीप हैं? देखो अंडा, अंडा द्वीप, कोटा द्वीप, क्रोकोडाइल द्वीप, है ना, क्रोकोडाइल द्वीप, ये सारे द्वीप हैं जो आपके कहाँ पे द्वीप हैं। कौन कौन से? हुगली का जो है आपके, हुगली नदी का आपके ये है आपके सागर द्वीप। महानदी और ब्राह्मणी नदी का है शॉर्ट द्वीप। भारत और श्रीलंका का है आदम और राम सेतु द्वीप। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, निम्न में से कहाँ पे द्वीप है, निम्न में से कहाँ पे द्वीप नहीं है। ठीक है। तो रामेश्वरम का पंबन द्वीप, अंडा कोटा क्रोकोडाइल, मुख्यतः पूर्वी तट के किनारे पे ये द्वीप है। ठीक है। तो ये है इसमें कहाँ पे द्वीप। अब हम बात करते हैं, दूसरा है पथरीले द्वीप। पथरीले द्वीप के बारे में, पथरीले द्वीप के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें देखिए यह द्वीप पश्चिमी तट के पास पाए जाते हैं। पश्चिमी तट। अब कहाँ पे द्वीप? तो कहाँ है? पूर्वी तट पे।
और पश्चिमी तट पर कौन से द्वीप है? पथरीले द्वीप। ठीक है। काठियावाड़ प्रायद्वीप के पास, काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है आपका, ये वाला भाग, ये वाला भाग, यहाँ पे है काठियावाड़ प्रायद्वीप। काठियावाड़ का मैदान भी पड़ा था ना, अभी से प्रायद्वीप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये देखो तीनों ओर से ना पानी से घिरा हुआ है, एक साइड, दो साइड और तीसरा साइड, तीन ओर से जो भी भू धरातल पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप क्या कहा जाता है, समुद्र से जो घिरा रहता है। ठीक है। काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप के पास में कौन कौन से द्वीप हैं? ईरम द्वीप और है आपके फैसला द्वीप। ठीक है, पश्चिमी तट में। के बाद हम बात करते हैं मुंबई के पास। मुंबई जो है मुंबई के पास कौन सा द्वीप है? कैनरे द्वीप, कैनरे द्वीप, कैनरे द्वीप, कैनरे द्वीप, ऊचर द्वीप। ठीक है। एलिफेंटा द्वीप, पीजन द्वीप। ठीक है। एलिफेंटा द्वीप, पीजन द्वीप, बूचर द्वीप, हेनरी द्वीप, कैनरी द्वीप, ये है आपके पथरीले द्वीप जो कि आपके पश्चिमी तट पर स्थित है। उसके बाद में हम बात करते हैं दूरस्थ द्वीप के बारे में। तो दूरस्थ जो द्वीप हैं, दूरस्थ द्वीप जो ज्वालामुखी और प्रवाल से निर्मित है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखो कि ज्वालामुखी वाले हम बात करते हैं सबसे पहले। तो ज्वालामुखी में हम बात करते हैं, उसमें नाम आता है सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये एक अकेला द्वीप नहीं है, बहुत सारे द्वीप हैं। द्वीप समूह, तभी से द्वीप समूह कहा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। इसमें देखो आप, इसका अन्य नाम बात करें तो मरकल, मरकत, मरकत, मरकत द्वीप, या एमरल्ड द्वीप भी कहा जाता है इसे। इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। यहाँ पर लगभग 572 द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। ठीक है। 572 द्वीप हैं। इन द्वीपों का निर्माण इंडो आर्यन, निर्माण कैसे हुआ इसका? इसका निर्माण हुआ है इंडो, का जो निर्माण हुआ है, एक, इसका जो निर्माण हुआ है वो है आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और बर्मा प्लेट के आपस में सरकने से, बर्मा प्लेट के अभिसरण से, है ना। यहाँ लिख देता हूँ। मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और बर्मा प्लेट है, आपस में एक दूसरे की तरफ सरकी, इसके कारण यहाँ पे जो है ज्वालामुखी निर्माण हुआ, और ज्वालामुखी के कारण इन द्वीपों का निर्माण हुआ। इसमें देखो अराकान योमा पर्वत है, अराकान योमा कहाँ पर है? ये बर्मा में, म्यांमार में मतलब, है ना। अराकान योमा पर्वत का विस्तार माना जाता है, द्वीपों को अराकान योमा पर्वत है उसका ही विस्तार माना जाता है। ठीक है। इन द्वीपीय क्षेत्र में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, साथ साथ उच्च जैव विविधता भी पाई जाती है। जैव विविधता जो है उच्च पाई जाती है। ठीक है। उच्च जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ हॉटस्पॉट है ये, ध्यान रखना, जो विश्व के 36 हॉटस्पॉट में से अंडमान निकोबार भी एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी जो है जनजातियां निवास करती है। अब जनजातियों के नाम क्या है वो इम्पोर्टेंट है, कि कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है। तो देखो इसमें यहाँ पे निवास करती है जरावा, ओंग,
अंडमानी, अंडमानी, सेंटनलीज। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, निम्न में से जनसंख्या निवास नहीं करती है। है ना। और निकोबारी और शाम्पेन। ठीक है। तो जरावा, ओंग, अंडमानी, सेंटनलीज, निकोबारी, शाम्पेन जो है जनजातीय निवास करती है। ठीक है ना। इसमें देखो मैं आपको नक्शे में बताता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है हमारा प्यारा भारत। तो भारत के यहाँ पे हम देखें पूर्वी साइड में, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 572 के समथिंग जो है द्वीप है। ठीक है। अब इसका हम थोड़ा नक्शे में देखते हैं। यह है आपके उत्तरी अंडमान, ये वाला, ये पूरा फैला हुआ है, देखो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ये हो गया। उसके बाद देखो निकोबार, कार निकोबार, है ना, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये देखो उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान में आपको मैं बताऊं, उत्तरी अंडमान में यहाँ पे देखो लैंडफॉल द्वीप है, ये म्यांमार का सीमा आ जाती है। ग्रेट कोको द्वीप ये म्यांमार में ही आता है, ये ग्रेट कोको द्वीप, ये जो छोटे छोटे द्वीप है ये म्यांमार की सीमा आ जाती है ऊपर। हाँ, उसके बाद उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में आपके है ना सैडल पॉइंट है। उसके बाद देखो नीचे मध्य अंडमान, ये मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के पूर्व में एक बैरन द्वीप। ठीक है। के नीचे देखो दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और उसके दक्षिण अंडमान के नीचे लिटिल अंडमान। क्या है? लिटिल अंडमान। अब लिटिल अंडमान ये तो हो गए एक, हमने देखा इसमें देखा था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान में कौन कौन से? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उसके बाद आता है एक लिटिल अंडमान। ठीक है। उसके बाद यहाँ से 10 डिग्री 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है यहाँ से। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में है कार निकोबार द्वीप, मतलब निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। तो इसमें निकोबार में सबसे ऊपर कौन सा है? कार निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद लिटिल निकोबार, ये देखो लिटिल निकोबार। फिर है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। है ना। और भी छोटे छोटे द्वीप है, लेकिन अपन जो है मेन मेन वो ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, पहली बात तो ये चीज। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, एक तो है भूतल से लगता हुआ, वो है आपके कन्याकुमारी। एक मैंने बताया था इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट पे यह है दक्षिणतम जो है अंडमान निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है ना। तो यहाँ पर ज्वालामुखी भी है, एक तो है बैरन ज्वालामुखी, एक है नारकोंडम। है ना। दो ज्वालामुखी भी यहाँ पर है भारत की। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो ये है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह की थोड़ी जानकारी। 572 के लगभग द्वीप हैं, जिसमें से हमने कुछ देखे अंडमान और निकोबार। अब हम बात करेंगे कोरल द्वीप या प्रवाल द्वीप की, में आपका आता है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, हम यहीं पे लिख लेते हैं इसमें, लक्षद्वीप समूह। है ना। कोरल और प्रवाल द्वीप के अंदर आता है। इसमें लगभग कितने द्वीप हैं? हैं आपके 36 द्वीप। ठीक है, 36 द्वीप है, प्रवाल द्वारा निर्माण हुआ है। यह द्वीप 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है इनका विस्तार जो है। इन द्वीपों में से 10 द्वीपों पर मानव निवास करते हैं, 10 द्वीपों पर तो मानव निवास करते हैं। प्रवाल से बने हुए हैं। ठीक है ना। इन जो 36 द्वीप है, इनमें सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम क्या है? सबसे बड़ा द्वीप, उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपके एंड्रोथ। ठीक है। और सबसे छोटा जो द्वीप है, उसका क्या नाम है? सबसे छोटा द्वीप एंड्रोथ, बड़ा द्वीप है। और छोटा द्वीप है, उसका नाम है पित्रा। ठीक है। यहाँ पर एक
अन्य द्वीप है उसका नाम है पक्षी पक्षी पित्ती द्वीप। अजीब सा नाम है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। पक्षी पित्ती द्वीप है जो कि इसके लिए फेमस है, पक्षियों के लिए फेमस है। यहाँ पे जो है विदेशी पक्षी आते हैं और यहाँ रहते हैं, यहाँ पे जो है पक्षी विचरण करते हैं, है ना। लक्षद्वीप तीन द्वीप समूह में विस्तृत है, तीन द्वीप समूह में विस्तृत है लक्षद्वीप। कौन कौन से तीन द्वीप हैं? जैसे मैंने बताया था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विस्तृत है। इसी तरह से लक्षद्वीप भी तीन द्वीपों में, तीन द्वीप समूह में विस्तृत है। पहले क्या नाम है इसका? है अमीन, अमीन। दूसरा क्या है? कन्नानोर। तीसरा क्या है? मीनिकॉय। ठीक है, तो ये तीन द्वीप समूह में है, तीन द्वीप समूह के अंदर ये है। अब एक चीज और मैं बताऊं आपको। ठीक है, ये हो गया आपके अमीन द्वीप, ये हो गया कन्नानूर, ये हो गया आपके मिनिकॉय द्वीप। इंपॉर्टेंट है ये चीज़, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना, आपका गलत नहीं होगा। औरों की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका कभी गलत नहीं होगा। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हार्ड पेपर जब भी बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मालदीव तो अलग देश है, पता है आपको, ये भी द्वीपीय देश है, तो मालदीव अलग देश है। अब यहाँ पे देखो, ये अक्षांश रेखा गुजर रही है अमीन और कन्नौर के बीच में। कन्नौर और मिनिकॉय के बीच में से भी अक्षांश रेखा गुजर रही है। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में से भी एक जो है आपके अक्षांश रेखा गुजर रही है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में से जो गुजर रही है वो है 8 डिग्री। मिनिकॉय और कन्नौर के बीच में से गुजर रही है वो 9 डिग्री। और अमीन और कन्नौर के बीच में से गुजर रही है वो है 10 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये ध्यान रखना कि 10 डिग्री अक्षांश रेखा निम्न में से अलग करती है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। 9 डिग्री अक्षांश रेखा जो है अलग करती है। सॉरी 10 नहीं है, ये है 11 डिग्री। 10 तो आपके जो अंडमान, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में, मैंने आपको बताया। 8, 9, 10, 11 चारों अक्षांशों का ध्यान रखना है कि कौन सा द्वीप किसको अलग कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाली जो है 8 डिग्री। ठीक है। और कन्नानौर और मिनिकॉय को 9 डिग्री अलग करती है। आमीन और कन्नानौर को 11 डिग्री करती है। और यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाली है वो है 10 डिग्री। ठीक है, तो ये है इसके अंदर जानकारी। अब हम बात करें अंडमान की, राजधानी की बात करी थी तो वो थी पोर्ट ब्लेयर, जो कि आपके दक्षिण अंडमान में। इसी तरह से लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें, लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो वो राजधानी है आपके करावती। क्या है? करावती। करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, तो ये था आपके द्वीपीय समूह, तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय प्रदेश और द्वीपीय समूह। तो इस तरह से हमारा जो है ये चैप्टर भौतिक विभाजन भारत का ये हो गया है कंप्लीट। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे से आपके भारत में कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, में इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो एसआई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो XYZ, अगर आपने यहाँ से पढ़ा है तो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अगर आपने वास्तव में ही पढ़ा है तो ऐसा मैं वीडियो लाता रहता हूँ। और आपके लिए आगे वाला जो टॉपिक है वो लेके आऊंगा मैं, मानसून और वर्षा। ठीक है, तो मानसून और वर्षा लेके आऊंगा, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि आपको जो है सारी चीज यहीं पे मिल जाएगी इजी लैंग्वेज में, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना वीडियो को पसंद आए तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि मेरे को भी इसमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके लिए वीडियो लाने के लिए आगे से ही सोचता रहूँ। ठीक है।